नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डेली जीके टेस्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे सेट 9 की। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं आपसे स्टैटिक जीके जीएस की इस वीडियो सीरीज़ में। आप लोग बाकी के पार्ट्स अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो ऊपर यहाँ पर लिंक बनकर आ रहा है प्लेलिस्ट का, उस पर टच कीजिए और जाइए बाकी के पार्ट्स देख लीजिए। लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन से भी जा करके देख सकते हैं। साथ ही में दोस्तों इसकी क्विज़ भी दी जाती है, आपको क्विज़ मिल जाती है आपको MZT ऐप पर। तो आप लोग वीडियो देखने के बाद इसकी क्विज़ भी सॉल्व कर लिया करो, इसके बाद बिल्कुल पक्का हो जाएगा ये जितना भी क्वेश्चन है वो सब। तो फिलहाल मैं आपको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, प्रशीतन की अवशोषण प्रणाली सामान्यतः निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग करता है? तो दोस्तों इसमें कौन सा होगा ऑप्शन, आप लोग कमेंट करके बताइए। कल मैं आपको आंसर जल्दी जल्दी बता दे रहा था तो आप में से कुछ लोग कमेंट करके बोले कि 5 से 10 सेकंड का मौका दिया करो, तो बिल्कुल आपको 5 सेकंड का मौका दिया जा रहा है। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा आपको। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा दोस्तों NH3 अमोनिया। अमोनिया का यूज़ किया जाता है प्रशीतक के रूप में, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में अमोनिया का यूज़ किया जाता है प्रशीतन के रूप में। अमोनिया का और कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है? तो अमोनिया का उपयोग दोस्तों बर्फ़ के निर्माण में भी किया जाता है, नाइट्रिक एसिड बनाने में किया जाता है, ठीक है। यूरिया बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, अमोनियम सल्फेट में, और भी जो खाद होते हैं, खादें जो होती हैं खेतों में डालने वाली जिसे उर्वरक कहते हैं उसके बनाने में। साथ ही साथ अमोनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है दोस्तों विस्फोटक बनाने में, तो विस्फोटकों के रूप में भी अमोनिया यूज़ किया जाता है। क्लियर है? अमोनिया का रासायनिक फार्मूला होता है NH3। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? देखिए दोस्तों, आज साइंस के क्वेश्चंस ज़्यादा लिए गए हैं क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस टफ होते हैं और ये मैक्सिमम लोगों को याद नहीं होते हैं। इस वजह से मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे तरीके से साइंस के क्वेश्चंस समझा सकूँ। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन सा कथन है जो सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, विटामिन ए के अभाव के कारण त्वचा शुष्क तथा सल्की हो जाती है। बिल्कुल करेक्ट है। अगला, दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता है। ये गलत है दोस्तों। दूध में आप लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं दूध में ही तो सारा विटामिन होता है। तो दूध में विटामिन B1, B2, ठीक है, B6, B12 ये सभी पाए जाते हैं। चलिए, जोड़ों में पीड़ा होने पर स्कर्वी रोग के लक्षणों में से एक है। बिल्कुल करेक्ट है। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन B1 के अभाव के कारण हृदय घात हो सकता है, ये भी सही है। दोस्तों मैंने आपको बताया है विटामिनों पर आपको 3 वीडियो दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। आज मैं आपका क्विकली कुछ रिवीजन करा देता हूं। जैसे विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और विटामिन ई की कमी से दोस्तों बांझपन होता है। एक और विटामिन है विटामिन के। विटामिन के की कमी से दोस्तों रक्त का थक्का बनता है, ठीक है। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के सहायक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो जब प्रकाशीय रासायनिक धूम्र कोहरे बनते हैं तो इस टाइम में निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो दोस्तों ओजोन गैस उत्पन्न होती है। ओजोन का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? O3 ओजोन होता है, O2 होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन के 3 परमाणु हो जाते हैं तो ये O3 हो जाता है, ओजोन हो जाता है। अब देखिए, जब धूम्र कोहरा होता है रासायनिक धूम्र कोहरा उस समय पर ओजोन गैस उत्पन्न होती है। रासायनिक धूम्र कोहरा कौन सा वाला है? ये ठंडियों वाला कोहरा नहीं है दोस्तों, ये रासायनिक धूम्र कोहरा, इसका सीधा सीधा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दिल्ली। आप लोग देख रहे हैं इस समय अखबारों में पढ़ रहे होंगे, दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण की वजह से कोहरे रोड पर या फिर वहाँ पर वातावरण में फैलते चले जा रहे हैं। तो ये वही वाला कोहरा है, ठीक है, रासायनिक कोहरा जो प्रदूषण के कारण कृत्रिम रूप से बनता है, ठीक है। तो उसमें ओजोन गैस निकलती है। अच्छा, ओजोन गैस से हम लोग क्या क्या चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं? ओजोन से एक करंट अफेयर का भी क्वेश्चन आया था कि ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र में, ब्रह्मपुत्र नदी वाले रीजन में, यानी पूर्वोत्तर भारत की साइड हम लोग कह रहे हैं, वहाँ पर ओजोन के कंसंट्रेशन में कमी पाई गई है इन कंपैरिजन टू भारत के अदर स्टेट में, ठीक है। कुछ रिसर्चर्स की टीम ने पाया है कि वहाँ पर ओजोन का घनत्व वायुमंडल में अन्य गैसों की अपेक्षा कम है, ठीक है, भारत के अन्य किसी राज्यों की अपेक्षा। देखिए, ओजोन से रिलेटेड और क्वेश्चंस जानते हैं। ओजोन गैस दोस्तों, ओजोन गैस की एक मोटी परत पाई जाती है समताप मंडल में।
नीचे होता है दोस्तों क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर होता है समताप मंडल। समताप मंडल में 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 22 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक मोटी परत पाई जाती है, ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत क्यों चर्चे में रहती है? क्योंकि यही परत दोस्तों सूर्य से आने वाली जो घातक अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, परावैंगनिक किरणें होती हैं, इनसे हमारे शरीर की रक्षा करती है। ठीक है, हमारे पृथ्वी की रक्षा करती है। तो ओजोन की परत अगर ना रहे तो अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट पृथ्वी पर गिरेंगी और शरीर में, मनुष्य के शरीर में फफोले पड़ जाएंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होगा अगर ओजोन की परत ना रहे तो मनुष्य के शरीर में फफोले तक पड़ सकते हैं। तो यही ओजोन की परत जो है ये हमारी रक्षा करती है, समताप मंडल में पाई जाती है 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? तो दोस्तों पृथ्वी गोल है ये सबसे पहले किसने बताया था? ये बताया था दोस्तों अरस्तु ने। किसने? अरस्तु ने। एक महान खगोल शास्त्री थे अरस्तु, इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी का आकार गोल है। ठीक है, हमारी पृथ्वी दोस्तों ये आकार के मामले में सौर मंडल में 5वां स्थान रखती है। ठीक है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह ये है। ठीक है, और इस अगर क्रम में अगर हम लोग पूछें तो फिर बुध आता है, फिर शुक्र, तब पृथ्वी, तब मंगल आता है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है ये नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और अभी तक का एकमात्र ज्ञात ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। ठीक है, इसे और क्या क्या जान सकते हैं? पृथ्वी दोस्तों अपने धुरी पर 23.5 अंश झुकी हुई है, 23.5 अंश झुकी हुई है। पृथ्वी जो है ये सूर्य का पश्चिम से पूर्व की साइड चक्कर लगाता है। अच्छा, पश्चिम से पूर्व की साइड से याद आया, आपको याद रखना है शुक्र और अरुण 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, बाकी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं सूर्य का, बाकी के सौरमंडल के जो ग्रह हैं। क्लियर है? और पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जल की यानी वाटर की एक क्वालिटी होती है कि ये 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे न्यूनतम आयतन रखता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम जो होता है वो सबसे कम होता है और घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाता है तब इसका आयतन क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस है, जब यहाँ से हम लोग 1, 2, 3 बढ़ाते जाएंगे तब तक तो दोस्तों आयतन घटता जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन बिल्कुल न्यूनतम हो जाएगा, इसके बाद से फिर से आयतन बढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यानी पहले घटता है फिर बढ़ता है आयतन, और इसके जस्ट अपोजिट होता है घनत्व, क्योंकि आयतन का अपोजिट होता है घनत्व। तो पहले दोस्तों अगर 4 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे तो घनत्व बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम घनत्व होगा। इसके बाद से फिर से घनत्व घटना शुरू हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोनों, 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व जल का सबसे ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। और 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन सबसे कम होता है वाटर का। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर पड़ेगा? तो दोस्तों जब आवृत्ति बढ़ती है तो तरंग दैर्ध्य घटता है, डिक्रीज होता है। इसको मैंने आपको इसी सीरीज़ में एक वीडियो में बताया था एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर तरंग की आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो इसकी वेवलेंथ जो है वो घटेगी। कैसे घटेगी? क्योंकि दोस्तों फ्रिक्वेंसी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तरंग दैर्ध्य के। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ से कई टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अभी हर प्रकार के टाइप से क्वेश्चन मैं आपको बता करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए, ये कोई वेव हो गई, कोई सिग्नल हो गई, साइनोसॉइडल सिग्नल है। अब यहाँ से देखिए, एक कंपन जब होता है जितने समय में, उसे ही तो एक फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। 1 सेकेंड में जितने कंपन होते हैं उसे एक फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला 1/T, F = 1/T। ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड में जितने भी कंपन होते हैं उसे कहा जाता है फ्रिक्वेंसी। कंपन की दर को फ्रिक्वेंसी कहते हैं। अब ये एक वेव हो गई। इस वेव पर यहाँ से शुरुआत से लेकर के एक वेव तक जितना लेंथ होता है, जितनी लंबाई होती है, उसे कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ यानी एक वेव की लेंथ को वेवलेंथ कहा जाता है। ये जो ऊंचा वाला पार्ट है, जो नीचे सबसे नीचे दिख रहा है, सबसे ऊपर दिख रहा है, ये दोस्तों एक आयाम कहलाता है। आयाम कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, इसे ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक फ्रिक्वेंसी है, इसमें पूछा गया है कि अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो तरंग दैर्ध्य पर क्या असर पड़ेगा। जब फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे, अभी तो एक फ्रिक्वेंसी हो रही है एक सेकंड में, अभी यहाँ पर अगर हम फ्रिक्वेंसी बढ़ा देते हैं, यहाँ पर हम लोग कई फ्रिक्वेंसी कर लिए, इतने ही समय में हम लोग 1, 2, 3
3 फ्रीक्वेंसी कर लिए, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तब वेवलेंथ का क्या हुआ, वेवलेंथ देखिए अब छोटा छोटा हो गया, यहाँ पर एक वेव यहाँ से यहाँ तक हो गया, यानी वेवलेंथ छोटा हो गया। अगला वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक, अगला वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक, 3 वेवलेंथ हमें मिल गए। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, पहले इतनी दूरी का वेवलेंथ था, इसके बाद वो डिक्रीज हो गया, 1/3 हो गया वेवलेंथ भी। अगर फ्रिक्वेंसी 3 गुना बढ़ती है तो वेवलेंथ 3 गुना कम हो गया। ठीक है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी बढ़ने पर वेवलेंथ कम हुआ। एक और चीज़ नोटिस किए होंगे आप लोग, वेवलेंथ तो कम हुआ ही हुआ, साथ ही साथ एम्पलीट्यूड भी कम हुआ है। ठीक है, एम्पलीट्यूड भी कम हुआ, आयाम भी कम हुआ, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें यूज की जाती हैं दोस्तों सिग्नल को जब लंबी दूरी पर ट्रांसमिट करना होता है तो। ठीक है, मॉड्यूलेशन प्रोसेस से, मॉड्यूलेशन प्रोसेस एक अलग टॉपिक है, उस पर जाने की ज़रूरत है नहीं आप लोगों को। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था, पहला सैटेलाइट कौन सा था चंद्रमा पर चक्कर लगाने वाला, चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था, तब तो आप बताएंगे लूना 10। अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा के सरफेस पर उतरने वाला, सक्सेसफुली लैंड करने वाला कौन सा पहला अंतरिक्षयान है, तब आप बताएंगे लूना 9। क्या, लूना 9 था, जो कि चंद्रमा के सरफेस पर सफलतापूर्वक लैंड किया था। ठीक, एक और आता है लूना 3। लूना 3 ने दोस्तों ये पहला अंतरिक्षयान था जिसने चंद्रमा के उस भाग का फोटो भेजा था, चित्र भेजा था, इमेजेस भेजे था जो पृथ्वी से नहीं दिखाई पड़ता है। आपको याद होगा हम लोग पृथ्वी से कितना % देख सकते हैं, 57-58% देख सकते हैं चंद्रमा का। ठीक है, बाकी का पार्ट छिपा रहता है, तो उसको उस पार्ट की फ़ोटो, ये इमेज भेजा था लूना 3। क्लियर है। अपोलो 10 से मतलब है नहीं। अपोलो 11 क्या था, अपोलो 11 दोस्तों इसी से तो नील आर्मस्ट्रांग गए थे, पहली बार चंद्रमा पर कदम रखे थे। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग यानी कि पहला मानव युक्त मिशन कह सकते हैं हम लोग, चंद्रमा मिशन था जिससे नील आर्मस्ट्रांग नाम के व्यक्ति ने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। क्लियर है। चलिए, और हमारा चंद्रयान 2 जो था ये भी चंद्रमा पर गया था, 95% कह सकते हैं वो मिशन सक्सेस हुआ था, लेकिन 5% अनसक्सेसफुल रहा था। नेक्स्ट, हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है, लेंस का काम होता है दोस्तों आंखों की फोकस दूरी को बदलना। ठीक है, चेंज करते रहना, आंखों को ढकना बिल्कुल नहीं, ये पलकों का काम होता है। मस्तिष्क को छवियों को संदेश भेजना बिल्कुल नहीं, चोट से आंखों की सुरक्षा करना ये भी पलकों का काम होता है। आंखों की फोकस दूरी को बढ़ाना, बदलना, बढ़ाना, घटाना, ये सब काम होता है किसका, लेंस का, जो फोकस लेंस होता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन सी होगा, आंखों की फोकस दूरी को चेंज करना ही आंखों में लेंस का काम होता है। अच्छा, एक और पॉइंट मैंने उस दिन बताया था, कार्निया। कार्निया जो होता है दोस्तों, जब नेत्रदान किया जाता है तो उसमें कार्निया को ही दान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। अब किसके साथ कंपेयर किया जाता है किसी का भी परमाणु भार ज्ञात करने के लिए, तो दोस्तों हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन को ही हर एक क्षेत्र में बेस माना गया है। ठीक है, 1H1 इसका होता है, यानी कि एक परमाणु क्रमांक भी हो गया, एक ही इसका परमाणु द्रव्यमान होता है, हालांकि ये एक्सेप्शन भी होता है ये। ठीक है, तो हाइड्रोजन से ही कंपेयर किया जाता है अगर किसी का भी परमाणु भार ज्ञात करना हो, क्योंकि इसका एक होता है। ठीक है, अब 0 वाले से तो कंपेयर करेंगे नहीं, तो 1 से ही करते हैं। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस वर्ष आम बजट को रेल बजट से मिला दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आम बजट को रेल बजट से कब मिला दिया गया था। तो दोस्तों 2017 में अभी आम बजट और रेल बजट एक कर दिया गया, तब से रेल बजट और आम बजट एक साथ ही पास होता है। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले रेल बजट अलग से पेश किया जाता था संसद में और आम बजट अलग से पेश किया जाता था, लेकिन अब 2017 में दोनों को मर्ज कर दिया गया 2017 के बाद से, तो अब मर्ज होकर ही आता है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड मापने के लिए दोस्तों कौन सा यूज़ किया जाता है, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का यूज़ किया जाता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड की मापन में। ठीक है, अमीटर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, अमीटर का यूज़ किया जाता है दोस्तों एम्पियर मीटर भी इसे कहते हैं, इसे एम्पियर मापने में यानी करंट मापने में इसका यूज़ किया जाता है। अब अमीटर आए तो करंट मापने में, वोल्ट मीटर आए तो वोल्टेज मापने में, ओम मीटर आए तो ओम मापने में यानी कि रेजिस्टेंस मापने में इसका यूज़ किया जाता है। अब यहीं पर अगर मल्टीमीटर दिखाई दे तो मल्टीमीटर दोस्तों ये ओम मीटर का भी काम करता है, ये अमीटर का भी काम करता है और वोल्ट मीटर का भी काम करता है, यानी इससे वोल्टेज, करंट और
रेजिस्टेंस तीनों मापा जा सकता है मल्टीमीटर से, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सोनोमीटर क्या करता है? सोनोमीटर का काम दोस्तों होता है साउंड की फ्रिक्वेंसी मेज़र करना। क्या? साउंड की फ्रिक्वेंसी को मेज़र करने के लिए सोनोमीटर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मृदा सुधारक के रूप में होता है? मृदा सुधारक के रूप में दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए। मैं यहाँ पर केमिकल फार्मूला उसका लिख रहा हूँ, CaSO4 × 2H2O। बताइए जल्दी जल्दी, क्या है ये? ये है दोस्तों जिप्सम। जिप्सम का यूज़ किया जाता है, CaSO4 × 2H2O। ये मृदा सुधारक के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। यूरिया के बारे में अगर बात की जाए तो यूरिया में दोस्तों नाइट्रोजन का उर्वरक होता है यूरिया, और इसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यूरिया का यूज़ किया जाता है खेतों में फसलों को बढ़ाने के लिए, ठीक है, वृद्धि के रूप में, एक खाद के रूप में यूज़ किया जाता है। अच्छा, मानव मूत्र में दोस्तों यूरिया पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों आपको बता दें, लास्ट 1 ईयर की ई बुक हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप उसे परचेज़ कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर बहुत ही यूज़फुल होता है। तो इसमें दोस्तों सितंबर 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक के करंट अफेयर दिए गए हैं। साथ ही साथ में दोस्तों सितंबर 2020 की भी ई बुक लॉन्च हो चुकी है, आप लोग उसे भी परचेज़ कर सकते हैं। फुल डिटेल करंट अफेयर की ई बुक होती है दोस्तों, चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक को कवर अप किया गया रहता है, और मंथली करंट अफेयर की ई बुक में आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया गया रहता है। इन सभी ई बुक्स को दोस्तों MJT ऐप से जाकर के आप लोग परचेज़ कर लीजिए। वहाँ पर बहुत सारे ऑफर्स और डिस्काउंट्स चलते रहते हैं अक्सर, तो जाइए पता कीजिए कौन सा डिस्काउंट आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल पड़ता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 3 प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? प्राइमरी कलर्स। 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों RGB को प्राइमरी कलर कहते हैं, प्राथमिक रंग कहते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। एक होता है दोस्तों प्राइमरी कलर और एक होता है सेकेंडरी कलर, यानी द्वितीयक कलर, द्वितीयक रंग, ठीक है। द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? तो सेकेंडरी कलर वो कलर होते हैं जो 2 प्राइमरी कलर से मिल करके बनाए जाते हैं, ठीक है। तो 2 प्राइमरी कलर मिल करके एक सेकेंडरी कलर बनाते हैं। सेकेंडरी कलर कौन कौन से हैं? इनकी भी संख्या 3 है। कौन कौन से हैं? एक है पीला, एक है मैजेंटा और एक है पिकॉक नीला। क्या? पीला, मैजेंटा और पिकॉक नीला, ये 3 सेकेंडरी कलर हो गए, और 3 मैंने प्राइमरी कलर आपको बताया, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया? टेलीग्राफी के आविष्कारक कौन थे? दोस्तों अगर आप लोग ये सीरीज़ देख रहे होंगे तो आप 1-2 पॉइंट, 1-2 टॉपिक तो नोटिस कर ही लिए होंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये आविष्कार और आविष्कारक से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। किसने खोज की, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO कौन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस आप लोग तैयार कर लो अलग से लिख करके, ठीक है। ये सबसे 1-2 पॉइंट, 1-2 नंबर आपके ऑटोमेटिक ही बन जाया करेंगे। मॉर्स कोड का नाम आपने सुना होगा, मॉर्स कोड दोस्तों चलता था टेलीग्राफी में। मॉर्स ने ही संस्थापित किया था अपने ही नाम से, और इन्होंने ही टेलीग्राफी का आविष्कार किया था। तो टेलीग्राफी में मॉर्स कोड यूज होता है, मॉर्स ने ही टेलीग्राफी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट, सभी खास वायुमंडलीय क्रियाएं जिनसे मौसम की अवस्थाएं बदलती हैं, ये किस मंडल में होती हैं? तो दोस्तों सभी खास वायुमंडलीय क्रियाएं किस में होती हैं? मैंने आपको कई बार बताया है, क्षोभ मंडल में होती हैं। जो सबसे निचला मंडल होता है क्षोभ मंडल, इसी में ट्रोपोस्फीयर इसे कहा जाता है। ट्रोपोस्फीयर में, क्षोभ मंडल में ही जितनी भी वायुमंडलीय क्रियाएं हैं, चाहे वो धूल कण, आंधी तूफान हुआ, बादल हुआ, बरसना हुआ, गरजना हुआ, पानी बरसना, जो भी हुआ, ये सब क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फीयर में ही होता है। क्षोभ मंडल के बाद नंबर आता है समताप मंडल का, और समताप मंडल में ही मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बताया कि बीच में एक लेयर है। बीच में कौन सी लेयर है? ओजोन की लेयर है। ओजोन लेयर जो है दोस्तों, ओजोन लेयर ही पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, और समताप मंडल में ये होता है। और समताप मंडल का नाम समताप मंडल इसलिए कहा गया क्योंकि समताप मंडल में दोस्तों समान ताप होता है, यानी टेम्परेचर बिल्कुल इक्वल होता है, समान होता है, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। और यही एक कारण होता है कि जो वायुयान के जो चालक होते हैं, जो पायलट्स होते हैं, वो इसी मंडल में, इसी स्पेयर में दोस्तों चलाना पसंद करते हैं जहाज़ों को, ठीक है, क्योंकि इसमें बादल का गरजना, पानी बरसना, आंधी तूफान वगैरह ये सब नहीं आता है। तो एक बार जहाज़ लैंड करता है तो सीधे जाता है समताप मंडल में। क्लियर है?
चलिए मैं आपको सभी 5 स्फीयर के बारे में बता दे रहा हूँ। दोस्तों 5 प्रकार के मंडल होते हैं वायुमंडल के अंदर। वायुमंडल की 5 परतें होती हैं, ठीक है। एक होता है क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। इसके बाद नंबर आता है समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। इसके बाद आता है नंबर मध्य मंडल का, ठीक है। मध्य मंडल को दोस्तों कहते हैं मेसोस्फीयर। इसके बाद आता है आयनोस्फीयर और उसके बाद आता है बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर। तो आयनोस्फीयर या ताप मंडल या आयन मंडल जिसे कहते हैं दोस्तों, यहीं पर जब रेडियो सिग्नल भेजा जाता है तो यहीं से टकरा करके वो वापस आते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है इसका। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते होंगे दोस्तों तो जो पॉइंट मैं आपको कहानी के रूप में बताता हूँ वो सभी पॉइंट्स आपको मिलते होंगे क्वेश्चंस के रूप में। तो इसीलिए कहता हूँ जो भी क्वेश्चन बताऊँ उससे रिलेटेड जो भी डिटेल बताऊँ उसे आप लोग ध्यान से सुनो और एक क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग ना जाने कितने क्वेश्चंस तैयार कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया करे दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। आपके लाइक और शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। जैसे आप लोग अभी तक सपोर्ट कर रहे हो, आगे भी और तेज़ी से सपोर्ट करो जिससे ये सीरीज़ और अच्छे से आपके लिए कंटिन्यू की जाए। अगला है डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है। डायोड दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। डायोड इज ए सिंगल डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ये धारा को बहने देता है एक ही दिशा में और दूसरी दिशा में ब्लॉक करता है। यहाँ पर ये जो लगा हुआ है बेसिकली P और N जंक्शन होता है, इसमें यहाँ पर जो N जंक्शन लगा होता है ये यही ब्लॉक कर देता है। तो ये इधर फॉरवर्ड होती है करंट, ठीक है। इससे तो डायोड जो है वो सिंगल डायरेक्शनल होता है और इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, रेक्टिफायर्स का में किया जाता है। रेक्टिफायर्स किस लिए यूज़ किया जाता है, रेक्टिफायर्स का यूज़ हम लोग AC को DC में चेंज करने के लिए करते हैं। इसी सीरीज़ में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। रेक्टिफायर 3 प्रकार के होते हैं, बताया गया था आपको। अगला है किसी भी द्रव के क्वथनांक का तापमान क्या होता है। दबाव बढ़ाने पर घटता है, दबाव बढ़ाने पर बढ़ता है या यथावत रहता है या फिर द्रव पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा डी। ये डिपेंड करता है कि द्रव कौन सा है, ठीक है। पानी होगा अगर तो उसका अलग क्वालिटी होगी उसकी, ठीक है। उसका क्वथनांक अलग होगा और क्वथनांक मतलब समझ रहे हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पर जिस ताप पर वो बॉयल होने लगे उसी को क्वथनांक कहा जाता है, ठीक है। तो किसी का क्वथनांक किसी द्रव का अलग होता है, तेल का अलग होगा, ठीक है। और कोई अलग तेल है तो उसका अलग होगा, गाढ़ा तेल है अलग है, पाम ऑयल है उसका क्वथनांक अलग होगा। ऐसे ही वाटर का क्वथनांक अलग होता है। तो वो डिपेंड करता है द्रव कौन सा है, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, केचुआ किससे शोषण करता है। तो केचुआ दोस्तों ये किससे शोषण करता है, ये अपने त्वचा से, स्किन से शोषण करता है। क्यों? क्योंकि केचुआ जो होता है दोस्तों ये एनीलिडा संघ में आता है और एनीलिडा संघ के जो होते हैं वो प्रायः जो होते हैं वो त्वचा के द्वारा ही शोषण करते हैं। सांस जो लेते हैं वो त्वचा के थ्रू ही लेते हैं, ठीक है। केचुआ में दोस्तों 4 जोड़ी हृदय पाया जाता है, ये भी पूछा गया है। 4 जोड़ी हृदय पाया जाता है केचुआ में। और एक और पॉइंट पूछा गया है केचुआ से कि इसके जीवद्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है इसके जीवद्रव में। अगला, रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है। इसे किसी प्रतिदर्श का 6400 वर्षों बाद क्या भाग बचेगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाफ लाइफ टाइम का क्वेश्चन है। इसको आप लोग सभी फार्मूला वगैरह सब कुछ भूल जाइए, बहुत ही इजी मैं बता रहा हूँ आपको, आप लोग लगाइए। इस देखिए 1600 वर्ष है, 6400 वर्षों बाद इसका कितना भाग बचेगा ये पूछा गया है। तो दोस्तों जब भी हम लोग प्रतिदर्श में घटाते हैं, डिक्रीज़ करते हैं तो उतना ही हाफ गुना वो कम होता जाता है। जैसे 6400 में 1600 घटाएंगे तो 4800 बचा और ऑफ हो गया। 4800 में से फिर से 1600 घटाएंगे तो 3200 यहाँ पर बचा और फिर से हाफ से मल्टीप्लाई हो गया तो 1/4 बचा। फिर से 1600 घटाए, डिक्रीज़ किए तो फिर से हो गया 1/8। फिर इसके बाद डिक्रीज़ किए 1600 तब 0 बचेगा और हो जाएगा ये 1/16। तो यानी कि 1/16 का ये टोटल भाग बचा हुआ है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप इस हाफ लाइफ टाइम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। अगला, घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है, यानी एनर्जी मीटर्स जो होते हैं उसे किस में पढ़ा जाता है, रीड किस में किया जाता है, यानी मात्रक क्या है उसका। दोस्तों एनर्जी मीटर्स को किलोवाट आवर में पढ़ा जाता है। किस में? किलोवाट आवर में पढ़ा जाता है। आप लोग देखते होंगे जो यूनिट होता है ना, 1 यूनिट मीटर का जो बिल आता है 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर होता है। तो किलोवाट आवर में नापा जाता है घरेलू ऊर्जा मीटर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चालकता की यूनिट क्या होती है।
चालकता की यूनिट, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए चालकता की यूनिट क्या होती है। अच्छा, आप लोग ये भी बताइए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है। ठीक है, इन तीनों को भी आप लोग बता दीजिए कमेंट करके। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही रखते हैं, 20 ही क्वेश्चन रखेंगे अब से, क्योंकि दोस्तों वीडियो जब लंबी हो जाती है 30 क्वेश्चन लेते हैं तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि क्वेश्चंस कंप्लीट करने के लिए कोई क्वेश्चन होता है जिस पर मुझे लगता है कि और बताना चाहिए था, लेकिन मैं उसको पूरा नहीं बता पाता हूँ क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाती है। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ आपको 20 ही क्वेश्चंस बताए जाए, लेकिन जितने भी नॉलेज, जितने भी इन्फॉर्मेशन हो सके उस क्वेश्चन से रिलेटेड उन सभी को आपको बताया जाए। और यकीन मानिए ये क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन सिर्फ देखने के होंगे आपको, लेकिन अगर आप वीडियो देखते जाएंगे तो आपको 20 से कई गुना ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये चीज़ आप लोग देखते ही होंगे हमारे वीडियोज़ से। तो वीडियो कैसी लगी है आपको, आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। सितंबर मंथ की ई बुक आ चुके हैं, इसे आप लोग परचेज कर सकते हैं MJT ऐप से। MJT ऐप पर ही इस वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, साथ ही साथ इस वीडियो की क्विज भी मिल जाएगी। क्विज भी जॉब करके सॉल्व कीजिए वहाँ से। क्विज सॉल्व करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता लग पाएगा कि आपने जितने क्वेश्चन यहाँ पर पढ़े हैं आपका तैयार हुआ कि नहीं। तो आप लोग क्विज को भी जरूर सॉल्व किया कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।